हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित विषय की पार्ट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आज के पार्ट 2 में। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, बिना आलेख बनाए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 का आलेख दोनों अक्षों को काटता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों हमारा, उसमें हमें एक समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 2y बराबर में 10। ठीक है, हमें बताना है कि इसका जो आलेख हम बनाएंगे, अगर आलेख आपको पता होगा ना ग्राफ, कि अगर हम इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये मेरा एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये मेरा वाई अक्ष है। तो ये ग्राफ कैसा जैसा भी बनेगा तो ये एक्स या वाई को कौन से निर्देशांक में काटेगा, किस बिंदु पे काटेगा, उसके हमें निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स को कट कर रहा है और यहाँ पर ये वाई को कट कर रहा है, तो मुझे ये वाले निर्देशांक लिखने हैं इस बिंदु के, एक्स बिंदु के और वाई बिंदु के। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें बिना आलेख बनाए, मीन्स आपको आलेख नहीं बनाना है, बिना आलेख बनाए आपको बताना है किस बिंदु पे कटेगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम सबसे पहले। सॉल्यूशन, ये हमारा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर में 10। तो बेटा जो हमने पिछले चैप्टर में, निर्देशांक वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बिंदु, ठीक है ना, यहां पर कट होगी, कहां पर, वाई अक्ष के ऊपर, तो उस बिंदु पर एक्स जो रहेगा आपका, जो एक्स का निर्देशांक होगा वो क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, है ना। यही था। तो मुझे अगर इस बिंदु की वैल्यू निकालनी है तो मैं अपने समीकरण में, ये जो मेरा समीकरण है उसमें एक्स का जो मान होगा उसको क्या रख दूंगी मैं, 0। और किसकी वैल्यू निकाल लूंगी, वाई की, वो मेरा आ जाएगा वाई अक्ष का निर्देशांक। सिमिलरली अगर जो एक्स अक्ष पे कट करेगा इसे, ठीक है ना, एक्स पे ये यहां भी कट कर सकता है पॉजिटिव नेगेटिव साइड में, और या धनात्मक वाली साइड में भी कट कर सकता है, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो जब ये एक्स को कट करेगा, एक्स अक्ष को, तो उस केस में हमारा वाई जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम इस समीकरण में फिर वाई को क्या रख लेंगे, 0, और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो मेरे एक्स अक्ष के निर्देशांक आ जाएंगे कि एक्स अक्ष पे ये कहाँ कट कर रहा है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए अब कैसे करना है हमें। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, तो जब हम एक्स अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे तो y को हम क्या रखेंगे, y बराबर 0। y को क्या रखा जाएगा, 0। तो जो आपका समीकरण है वो क्या बन जाएगा, 5x माइनस 2 गुणा में 0 बराबर में 10। तो ये हो गया आपका 5x माइनस 0 बराबर में 10। तो आ गया आपका 5x इज इक्वल्स टू 10। तो मुझे तो x का मान निकालना है, तो 5 जो है वो मेरा बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया मेरा 10/5, और ये कैंसिल होके कितना रह गए, तो x का जो मान आ गया वो मेरा आ गया 2। कितना आ गया, 2। तो जो x अक्ष के निर्देशांक है, किसके, x अक्ष के निर्देशांक जो है वो मेरे क्या आ गए, 2,0। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर इस साइड निकाल लेते हैं, किसके निकाल लेंगे, y अक्ष के निर्देशांक, किसके, कि जहां ये y अक्ष को कट कर रहा है, y अक्ष के निर्देशांक। तो जब y अक्ष में कट करेगा बेटा, तो हमने क्या सोच बोला था कि हमें x को क्या लेना है, 0 लेना है। उस केस में हम x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, और अपने समीकरण में x की जगह 0 डाल देंगे। तो हमारा समीकरण था 5x मतलब 5 गुणा 0,
-2y वो एज इट इज लिखा जाएगा इस बार, और बराबर में 10। तो 5 0 0 -2y बराबर में 10। तो हो गया -2y बराबर में 10। तो यहाँ पर देखिए ये जो -2 है ये y के साथ गुणा हो रहा है, तो ये यहाँ बटे में आएगा पूरा का पूरा, जमा में नहीं जाएगा बेटा। ये y के साथ जमा नहीं हो रहा, y के साथ एक नेगेटिव नंबर मतलब आपका एक ऋणात्मक संख्या गुणा हो रही है। तो y हो गया आपका 10 बटे में -2, ये कैंसिल हो गया 1 और 2 के पहाड़े में 5 पे। तो जो y है उसकी वैल्यू आ गई आपकी -5। ठीक है ना, ये माइनस हम ऊपर ले जाएंगे लिखते हुए। तो आप y अक्ष के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, y अक्ष के निर्देशांक जो है वो हो जाएंगे आपके 0, x 0 हो जाएगा y अक्ष में, और y की वैल्यू क्या होगी -5। ठीक है, तो ये होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस तरह से करना है। ये ग्राफ जो है बेटा वो इसका ग्राफ नहीं है क्वेश्चन का, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि x अक्ष और y अक्ष पे जब कट करेगी तो हमें कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था कि हम ये स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, x अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण लिखिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई ऊपर हो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक समीकरण बनाना है। ठीक है ना, बनाना मतलब लिखना है एक, ठीक है, समीकरण हमें लिखना है, और ऐसा समीकरण लिखना है जो x अक्ष जो होता है उसके समांतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे अपना आलेख। ये हमारा आलेख हो गया, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारा x अक्ष होता है इस तरफ, और इस तरफ हमारा y अक्ष होता है ये। तो हमें ऐसा समीकरण बनाना है जो इस x अक्ष के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। लिखा ना समांतर, समांतर क्या होता है, समांतर रेखा है बेटा इस तरह की रेखाएं होती है आपकी, आपने 6 में भी पढ़ा होगा, जो कभी ना मिले। ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं जो होती है ये कभी भी नहीं मिलती है, चाहे आप इसे किसी भी तरफ बढ़ा लीजिए, इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। तो आपको इस तरह का क्या बनाना है, समीकरण जो x अक्ष के समांतर हो उस रेखा का, मतलब जो रेखा है वो आपकी कहाँ जानी चाहिए, या तो यहाँ या फिर नीचे, दोनों में से किसी भी जगह हो सकती है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि जो 4 इकाई है वो प्लस में है या माइनस में। ठीक है ना, माइनस होगी तो यहाँ लिखा होगा कि आपकी धनात्मक की तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला ही लेके चलेंगे हम इसे। तो जो आपकी जो रेखा है वो एक तरह से इस तरह से है रेखा। ठीक है ना, ये रेखा है, तो आपको इस रेखा का, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये वाली जो रेखा देख रहे हैं आप, ये इस रेखा का समीकरण लिखना है। और ये जो रेखा है ये आपकी कितनी दूर है बेटा, 4 इकाई। कितनी दूर है यहाँ से, 4 इकाई, है ना, ये 4 इकाई की दूरी है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से इस रेखा पर, इस रेखा पर, ठीक है, कहीं पर भी आप बिंदु लें, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, कहीं भी आप बिंदु लेंगे तो वो क्या होगा, उस बिंदु पर जो y होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4। तो इस तरह की जब आपका समीकरण हमें लिखना होता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा आपका। ये वन वर्ड, वन वर्ड नहीं कहेंगे, वन लाइनर है टाइप एक क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो है सिर्फ कितना है, वो y बराबर 4। क्या लिखेंगे हम इसे, y बराबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा है इसमें y जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। ठीक है ना, इस रेखा के ऊपर कहीं भी बिंदु लेंगे तो y क्या रहेगा हमारा, 4। और अगर ये यहाँ पर धनात्मक हो, ऋणात्मक होता तो यहाँ बस क्या आ जाता हमारा, -4। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है एक तरह से। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में या फिर आपके एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा, रैखिक समीकरण 4x + 5y = 20 के दो हल ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि -2 10 इस समीकरण का हल है। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको एक समीकरण दिख रहा होगा 4x + 5y = 20। ये हमारा एक समीकरण है और इसके हमें दो हल निकालने हैं। कितने हल निकालने हैं, दो हल निकालने हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो हमें करना है -2 और 10 जो है
हमें फाइंड आउट करना है क्या ये इस समीकरण का हल है या नहीं। तो ये वाला जो है हमारा हल, ये हमें पहले से दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये इस समीकरण का हल है या नहीं। तो पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं जिसमें हमें इसके क्या निकालने हैं, दो हल। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और ये वाला जांच करने वाला ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, हल निकालने हैं, तो हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम अपने समीकरण को लिखते हैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में पार्टीशन कर देते हैं x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज का। ये x ये y। हमें दो हल निकालने हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ दो बॉक्स बना लेंगे, x के लिए भी और y के लिए भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हम अपने समीकरण को एक बार दोबारा लिखते हैं सॉल्व करते हुए 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में कि इन दोनों चरों में से एक चर को मुझे इस तरफ लेकर आना है, ठीक है ना। हमें एक चर को इस तरफ लेकर आना है। तो मोस्टली हम ज्यादातर प्रेफरेंस किसके देते हैं कि अगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी चर एक ऐसा है जिसके साथ कोई भी अचर नहीं है तो हम उसे यहीं रखने की ट्राई करते हैं और दूसरे को यहाँ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर इसके साथ भी 5 है और इसके साथ भी 4 है। तो जब दोनों के पास ही एक अचर है तो आपकी प्रेफरेंस है, आपके अकॉर्डिंग आपको जिसे ले जाना है आप उसे ले जा सकते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस ये ध्यान रखिए। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ x को, ठीक है ना। तो 5y मेरा यही रहेगा 20 माइनस 4x। इसके बाद मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी उधर ले जाएंगे हम। ये देख रहे होंगे आप 5, ये 5 जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 20 माइनस 4x अपॉन में 5, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर y का मान x के रूप में व्यक्त कर दिया है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी मैंने कराया है, इसकी जो पहला वीडियो है पार्ट 1 का, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वहां जाकर पहले वीडियो में देख सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y को x के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते रहेंगे एक एक करके और y का मान निकलता जाएगा, तो वो इसका हल हो जाएगा हमारे समीकरण का। तो हम क्या रखते हैं, यहाँ पर पहली वैल्यू निकालते तो नंबर डाल देती हूँ मैं 1, पहला हल निकाल रहे हैं। तो हम x को रखेंगे यहाँ पर, बेटा आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी। लेकिन बस ध्यान रखना है कि जब आप कैलकुलेशन करें तो वो आपका इजी बन जाए कैलकुलेशन, है ना। डिफिकल्ट रखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन तो आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी। तो वैल्यूज को ऐसे रखिए कि आप सॉल्व कर सके उसे। तो यहाँ पर मैं पहले रख रही हूँ x को 0, ठीक है। x 0 रखा तो y बराबर में क्या आ जाएगा आपका 20 माइनस 4 गुणा में 0 और बटे में 5, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 0 बटे में 5। तो y इज इक्वल्स टू 20 बटे में 5, ये कैंसिल हो गया, 5 एकम में 5 और 5 चौक 20। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 20। इसको मैंने डाल दिया बॉक्स में। तो ये मेरा पहला हल निकल गया। तो आपका पहला हल क्या है बेटा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये 20 लिख दी गलती से, 4 आना है यहाँ। y की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0 और y की वैल्यू है आपकी 4। तो ये आपका पहला हल हो गया। अब हम इसका दूसरा हल निकालेंगे, यहीं पे सॉल्व करते हैं दूसरा। इस बार हम x को क्या रख रहे हैं, x को आपकी मर्जी, आप 1 रखना चाहते हैं 1 रख लीजिए, -1 रखना चाहते हैं -1 रख लीजिए, 2 रखना चाहते हैं 2 रख लीजिए, या कोई और बड़ा नंबर रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख रही हूँ बेटा 1, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y बराबर में क्या हो जाएगा 20, क्या होगा ये 20 माइनस 4 गुणा में 1 और बटे में 5। तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 बटे में 5। तो y इज इक्वल्स टू 20 में से 4 माइनस करोगे बेटा, आप घटाओगे तो 16 बचेगा और बटे में 5। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 और 5 ये दोनों किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आएंगे, तो हम इसे भाग कर सकते हैं। तो जब आप इसे भाग करेंगे, मैं रफ में दिखा देती हूँ, 16 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 5 दिया 15, 1 पॉइंट लगा के मैं 0 ले सकती हूँ, 0, 5 दूनी 10।
तो मैंने ये जो आंसर निकाल दिया अपना, कितना आ गया इसे कट करके, y बराबर में आ गया आपका 3.2। ये आपका दूसरा हल हो गया। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि अगर आपका पॉइंट में आ रहा है तो आप मत निकालिए, लेकिन वो तब कहा था कि जब आपको आलेख बनाना है। यहाँ मुझे आलेख नहीं बनाना है, तो यहाँ मैं डेसिमल में भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, और अगर आपको ग्राफ में बनाना है तो ग्राफ में भी आप निकाल सकते हैं, बस आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको पहचानना आसान हो जाए, इजीली आपको वो बिंदु मिल जाए, इसलिए मैंने कहा है कि पॉइंट में आप कोशिश कीजिए ना निकालें। लेकिन जहां सिर्फ आपको हल निकालने हैं वहां आप हल निकाल कर दे सकते हैं इस तरह से। तो जो आपका वैल्यू है वो क्या हो गई, x की वैल्यू आपकी 1 रखी आपने, और आपकी y की वैल्यू आई है 3.2। तो ये हमारे दो हल आ गए हैं। जब x 0 है तो y 4, और जब x 1 है तो y 3.2। तो हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जांच करना है। ठीक है, तो हमें जांच करनी है इस वैल्यू के लिए। ठीक है, इसको मैं यहां रख कर रही हूं। हमें चेक करना है किसको, -2 और 10। तो यहाँ पर x को क्या रखना है मुझे, -2, और y को क्या रखना है मुझे, 10। ठीक है, x की वैल्यू में -2 रखूंगी और y की वैल्यू -10 रखूंगी। किस में रखेंगे बेटा, जो मेरा समीकरण है। ठीक है, इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर पहले समीकरण भी लिख लेना चाहिए था हमें। समीकरण में एक और बार लिख देती हूँ। क्या है मेरा, 4x + 5y बराबर में 20। तो यहाँ पर मैं x रखूंगी -2 और y रखूंगी 10। ठीक है, और चेक कर लेंगे ये हल है या नहीं। तो 4 गुणा में x की जगह आया -2, प्लस 5 गुणा में y की जगह आया 10, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 20। तो जब आप 4 को 2 से गुणा करेंगे आपका आएगा -8, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो प्लस का 50, और बराबर में क्या है आपके, 20 चल रहा है। तो -8 और +50, तो माइनस प्लस तो माइनस होते हैं, माइनस होके कितना बन जाएगा ये, 42 बराबर में 20। तो बेटा ये तो संभव नहीं है कि 42 और 20 आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वैल्यू रखने के बाद जो मेरा लेफ्ट साइड है वो 42 आ रहा है, और जो मेरा समीकरण दिया हुआ है उसमें जो राइट साइड है मेरा वो क्या है, 20। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल को क्या लिखेंगे, ये संभव नहीं है मतलब। तो इसे क्या लिख देंगे, ये तो क्या है, असंभव है ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए -2, 10 समीकरण 4x + 5y बराबर में 20 का या के हल का हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें हमने पहले हल निकाले हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका सेकंड पार्ट किया है, जहां हमने चेक किया है कि ये हमारे समीकरण का हल है या नहीं। तो हमें ये दोनों वैल्यूज इस समीकरण में पुट करके देखनी थी। तो जब हमने पुट की तो हमने देखा हमारा लेफ्ट साइड तो 42 आ रहा है और राइट साइड 20 है, तो वो असंभव है, इसलिए ये हमारा हल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, यदि x बराबर 3p - 2, y बराबर 2p, समीकरण 4x - 7y + 12 = 0 का एक हल है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें हल तो दिए हैं, ये x और y ये हमारे हल है किसके, इस वाले समीकरण के। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है x और y की, वो हमें एक नंबर के फॉर्म में नहीं दी हुई, मतलब एक अचर के फॉर्म में नहीं दी हुई पर्टिकुलर कि x = 2 है या 5 है या y = -1 3, कुछ भी नहीं दिया। उसे भी उसने किसके रूप में दे दिया है, एक अचर के रूप में दे दिया है, और कहा है यहाँ पर आप p और यहाँ पर p क्या रखेंगे, कि क्या वैल्यू रहेगी, ताकि ये इसका समीकरण का हमारा हल बन जाए। तो क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको हल दिया होता है और आप चेक करते हैं कि ये इसका हल है या नहीं, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। जो हमें हल दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर x की जगह और वही हम y की जगह वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण लिखते हैं, 4x - 7y + 12 = 0। x को बराबर रखेंगे हम किसके, 3p - 2 के, और y बराबर रखेंगे किसके, हम 2p के। ठीक है, ये वैल्यू जैसे हम उसमें हल चेक करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें x और y की वैल्यू थी वो हमने समीकरण में डाल के चेक किया था हल है या नहीं।
सेम चीज हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, हम इनको यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें पहले से दिया हुआ है ये हल है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट x के प्लेस पे आ जाएगा 3p माइनस 2। बेटा मैंने ब्रैकेट यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर एक अकेला पद नहीं है, दो पद है ना। इसका मतलब ये जो 4 है, ये जो 4 है इस x वाली वैल्यू से दोनों से गुणा होगा, है ना। इसीलिए मुझे उसे किस में डालना पड़ेगा, ब्रैकेट में। अगर सिर्फ अकेला 3p होता या सिर्फ 2 होता तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। यहाँ दो पद है इसलिए ब्रैकेट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, -7 और y के प्लेस पे क्या डालूंगी मैं, 2p, तो गुणा का 2p। अब देखिए यहाँ पर ये एक ही पद था अकेला 2p, तो मैंने सिर्फ अकेला पद डाला है, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर +12 बराबर में 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो आप देखिए क्या होगा, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। तो जब ये 3 4 से गुणा होगा, ये 4 और 3 आपस में, तो ये बनेगा 12p, ठीक है। और जब ये 4 -2 से गुणा हुआ तो बना -8। और नेक्स्ट स्टेप जो है -7 गुणा 2p -14 और साथ में आ जाएगा p और +12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपके समान पद होते हैं, जैसे ये p है, ये किसके समान है, इसके, क्योंकि इसमें भी p है। ये 12 जो है ये 8 के समान नहीं है, ना ही ये 12 के समान है, क्योंकि इनमें p नहीं है। तो जो p वाला है वो p वाले के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा। तो 12 और ये 14, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 12 में 14 में से 12 गया 2, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर कितना बचा, 2p, और साइन लगेगा किसका, माइनस का। नेक्स्ट -8 और +12, ये दोनों एक समान है क्योंकि ये भी अकेला चर है और ये भी अकेला चर है। तो अगर ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घट रहे हैं तो घटाएंगे। तो जब आप देखेंगे इसे, ये -8 है, ये +12 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे। 12 में से 8 गया 4, तो 4 लिखेंगे। चिन्ह लगेगा बड़े का, बड़ा कौन है आपका, -8 बड़ा है या 12, 12, और 12 किसका है, प्लस, तो यहाँ चिन्ह लगेगा हमारा प्लस, बराबर में आ गया 0। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो -2p बराबर में -4। इन दोनों को आपस में आप जोड़ेंगे भी नहीं और घटाएंगे भी नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ p है और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -2p बराबर में -4। अब माइनस का 2 जो है वो यहाँ गुणा हो रहा है p के साथ, तो वो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो p जो हो गया वो हो गया आपका -4 बटे में -2, है ना, भाग में आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और 2 के पहाड़े से 4 चला गया और 2 भी चला गया। 2 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो आपका p का मान है वो कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2, और ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना था, p का मान। हमें वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी थी x और y की, सिर्फ इसमें p का मान निकालना था। तो p का मान इस तरह से निकलेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जैसे आप हल को चेक करते हैं सिमिलरली उसी वे में करना था। बस आपके पास इसमें एक चर रह जाता p, उस चर के लिए आप समीकरण को हल कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, समीकरण 5x + 10 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और इसके दो पार्ट हैं, एक चर में और दो चर में। तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है, आपको उसको ग्राफ पर दिखाना है, ठीक है ना। ज्यामितीय निरूपण में ज्योमेट्रिकली दिखाना है आपको। तो हमारा जो समीकरण है बेटा वो है 5x + 10, ये हमारा समीकरण है। तो जो 5x + 10 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें केवल एक ही चर है x, ठीक है। x के अलावा यहाँ पर y भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में x लिया है। तो हमारा जो समीकरण है उसमें एक ही चर है, उसको हमें दोनों तरीके से ग्राफ पे दिखाना है कि अगर एक चर में कैसे दिखाएंगे उसे और दो चर में कैसे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक चर है तो आपके पास सिंपल एक नंबर लाइन है ना, जैसे आप बोलते हैं संख्या रेखा, तो वो एक सिंपल नंबर लाइन है। और जब दो चर है तो उसमें आपके पास दो लाइन्स है, अक्ष जिसको हम कहते हैं, एक्स वाला भी है और वाई वाला भी है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए, है ना। इसमें जो चर है इसकी वैल्यू निकल जाए, वो बिंदु निकल जाए जहां पर हमें वो पॉइंट लगाना है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर, तो मैं इसे जब सॉल्व करूंगी 5x + 10 बराबर में इसको रखेंगे हम 0 के,
तो ये हो जाएगा आपका बेटा 5x बराबर में -10 हो जाएगा, उधर जाएगा 10, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -10 बटे में 5, तो 5 से 10 कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आ गया वो आ गया x बराबर में -2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जिसे आपको अपने ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 को आपको एक चर में भी दिखाना है और दो चर में भी दिखाना है। तो एक चर में तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ये एक नंबर लाइन है एक तरह से आपकी, है ना, इसको मैं x मान लूंगी कि ये मेरा x है। तो इस x में हम सेंटर में 0 ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को 0 ले लेते हैं, ये हमारे इस तरफ प्लस वाले हो जाएंगे, धनात्मक 1 2 और 3, और इस तरफ ऋणात्मक आ जाएंगे हमारे -1 -2 और -3। तो इन नंबर लाइन पे या इस संख्या रेखा के ऊपर मुझे क्या मार्क करना है, सिर्फ -2 को ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं -2 यहाँ पर है, तो बस आपको सिंपल उसे पॉइंट आउट करना है ऐसे। ठीक है, सर्कल कर देंगे उस बिंदु को और यहाँ लिख देंगे ये किसका है हमारा, ये समीकरण x बराबर -2 है। ठीक है, कितना है, x बराबर -2। तो ये हमारा हो गया एक चर में। तो एक चर में तो बहुत सिंपल है, जैसे आप नंबर लाइन में एक तरह से पूर्णांक को दिखाते हैं ना, उसी तरह से आपने दिखाया है। बस ध्यान रखिए अगर आपके समीकरण में यहाँ y लिखा होगा तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो y की आएगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें आपको x नहीं लिखना होगा, वहां पर आपको क्या लिखना होगा, y लिखना होगा। ठीक है, अब दो चर में देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहले दो चर में हम संख्याओं को लिख लेते हैं अपने। ये हमारा x अक्ष है, इस तरफ x डैश, ये हमारा y और इस तरफ हमारा y डैश, बीच में हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा 1, इधर 2 और इस साइड हमारा 3 है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा -2 और इस तरफ है -3, और y के लिए यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ -3, और जब हम नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, ये -2 और इधर -3। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे दो चर में हमें क्या करना है, हमारे पास चर में एक ही वैल्यू है, x बराबर -2। और ऐसा कब होता है, इस तरह का समीकरण हमारे पास तब आता है जब रेखा जो होती है ना समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो x बराबर -2 मीन्स x वाले में -2 ढूंढना है। ये दिख गई है, -2 बिंदु दिख गया। तो अब रेखा बनानी कैसे है हमें, अब ये तो बिंदु है लेकिन रेखा बनेगी कैसे, रेखा बनेगी बेटा आपकी ये ऐसे, मतलब जो आपका y अक्ष है उसके समांतर बनेगी, क्योंकि जब आप उसे y अक्ष के समांतर बनाएंगे, ठीक है, रेखा बना लेते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से बनेगी बेटा आपका, मतलब ये तो थोड़ा टेढ़ा हो रही है, आपको स्केल की मदद से बनानी है इस तरह से, ये जो कि क्या है आपके y अक्ष के समांतर जा रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इस में अगर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु पर अगर मैं वो देखूंगी निर्देशांक, तो x का जो मान होगा वो -2 ही आएगा, y 1 होगा। ठीक है, इधर वाले बिंदु पे देखूंगी तो x का मान -2 ही रहेगा, है ना, इस वाले बिंदु पे -2 ही रहेगा और y 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखूंगी तो x का मान -2 ही होगा, y -1 हो जाएगा। मीन्स y की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, बट x की वैल्यू क्या है आपकी, फिक्स है, कितनी, -2। तो x इक्वल्स टू -2 है। जब भी इस तरह से आपका समीकरण बन रहा है एक चर वाला, तो यही ध्यान रखना है कि वो समांतर रेखा बनेगी आपकी, समांतर मतलब पैरेलल जिसको बोलते हैं। तो अगर x का मान निकाला है तो वो y के समांतर बनेगी। अगर यहाँ पर y होता तो वो किसके समांतर बनती, x के समांतर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो चर में, और चाहे तो आप इसके ऊपर समीकरण को लिख भी सकते हैं। समीकरण हमारा क्या था, 5x + 10, ठीक है, इस तरह से 5x + 10 बराबर में, नहीं सिर्फ 5x, ठीक है ना, बराबर में कुछ नहीं था तो बराबर रखिए नहीं, 5x + 10। तो ये आपके समीकरण भी हमने इस ग्राफ पर लिख दिया है। तो ध्यान रखिए दो चर और एक चर में ये क्वेश्चन आ जाता है, 2 या 3 मार्क्स में आता है कभी कभी, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने और क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा हमारा, सारिका बाल दिवस पर चॉकलेट बांटती है, वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है।
यदि बच्चों की संख्या x है तथा कुल बांटी गई चॉकलेट y है, तो ए पार्ट है हमारा, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। बी, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे हम? सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझते हैं कि सारिका बाल दिवस मतलब होता है आपका चिल्ड्रंस डे में चॉकलेट बांटती है। वह प्रत्येक बच्चे को, ये ध्यान रखना है, प्रत्येक बेटा, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है, ठीक है ना, एक बच्चे को 5। और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। वयस्क मतलब जो बड़े लोग होते हैं, है ना, एडल्ट जिन्हें हम बोलते हैं। तो वयस्कों को वो 20 चॉकलेट देती है ना। कुल मतलब प्रत्येक नहीं लिखा है यहाँ, मतलब जितने भी बड़े थे सबको मिलाकर उसने 20 दी है। यदि बच्चों की संख्या x है, उसने कहा है कि बच्चों की संख्या कितनी है, x है, और कुल बांटी गई चॉकलेट y है, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए, है ना। पहला पार्ट है हमारा इसका, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। पहले हम क्या मान लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। उसने x को कहा है हमें कि बच्चों की संख्या है, तो हम लिखेंगे माना बच्चों की संख्या बराबर कितनी है, x, ठीक है। फिर प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट मिली, कितनी मिली बेटा, 5। हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है, 5। तो सभी बच्चों को, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे कि सब बच्चों को कितनी मिली है, सभी बच्चों को चॉकलेट मिली बराबर में। अब यहां देखिए, अगर एक बच्चे को 5 मिली है तो दो बच्चे होंगे तो कितनी मिलेगी, 10, 2 गुणा 5। 4 बच्चे होंगे तो 20, 4 गुणा 5। 10 बच्चे होंगे तो 10 गुणा 5 50। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो बच्चे हैं वो बेटा नंबर्स में नहीं है, किसमें है, चर में है। किसमें है, हमारे एक चर में है। तो चर जो है मेरा x है, इसका मतलब मुझे इसे और इसे क्या करना है, गुणा। तो x और 5 गुणा होगा तो बनेगा मेरा 5x। क्या बन जाएगा, 5x। तो ये हमारा आ गया, जो चॉकलेट किसको मिली है, बच्चों को मिली है। फिर अब हम लिखेंगे सभी वयस्कों, वयस्कों मतलब एडल्ट जो होते हैं ना, वयस्कों को चॉकलेट मिली इज इक्वल्स टू कितनी है, 20। यहाँ पे उसने पूरा पूरा दे रखा है कि 20 चॉकलेट बांटी है बड़ों को सारी। अब जो चॉकलेट बटी है बेटा वो कितनी बटी है, 5x बच्चों को दी है और 20 उसने बड़ों को दी है। तो अगर मैं इससे टोटल पूछूं, टोटल कुल कितनी बांटी उसने, तो इसे और इसे क्या करना है, मुझे जोड़ना है। तो मेरी क्या आ जाएगी, कुल चॉकलेट आ जाएंगी, है ना। क्या आ जाएगी मेरी, कुल चॉकलेट। तो हमें क्वेश्चन में यहां देखेंगे दिया हुआ है ना, कुल बांटी गई चॉकलेट क्या है, y। तो हम यहां लिखेंगे कुल बांटी गई चॉकलेट। तो कितनी चॉकलेट बांटी है बेटा उसने टोटल, y, है ना। कितनी बांटी है, y। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो क्वेश्चन के हिसाब से कुल कितनी बटी है मेरी, 5x जमा 20, ये मेरी कुल चॉकलेट है ना। तो जो ये कुल चॉकलेट है, अगर मेरे पास ये भी x वैल्यू होती तो मेरे किसके बराबर आनी चाहिए, वो y के। तो कुल बटी गई चॉकलेट प्रश्न अनुसार मैं क्या लिख सकती हूँ, कुल बांटी गई प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लिख रहे हैं कि जो मैंने चॉकलेट बांटी थी, बस बच्ची ने, सारिका ने जो चॉकलेट बांटी थी वो थी 5x, उसने बच्चों को दी थी, प्लस 20 उसने बड़ों को दी थी। और वो इक्वल्स टू कुल चॉकलेट के बराबर होना चाहिए जो टोटल है। तो टोटल उसने हमें कितना दिया हुआ है, नंबर्स में नहीं दिया, वो भी हमें चर में दिया हुआ है, कितना दिया है, y। तो मीन्स 5x प्लस वाई, 5x प्लस 20 किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। और ये हमारा बन गया क्या, एक समीकरण, ठीक है।
ये हमारा बन गया समीकरण। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप y को भी इस तरफ ला सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, उधर चला जाएगा -20। तो दोनों वे में करेक्ट है। आपको इतना आंसर ऐसे रखना है तो भी करेक्ट है, आप y को इस तरफ लाके 20 को चर को उधर ले जाके लिखना चाहते हैं वो भी करेक्ट है। ठीक है ना, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन स्टार्ट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। तो ये हमारा इसका ए पार्ट हो गया, जब हमने इस समीकरण को मतलब अपने क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी उसे एक समीकरण के रूप में लिख दिया है। तो ये मेरा पहला पार्ट है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। यहाँ लिख देते हैं ये हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्टीशन लगा देते हैं यहाँ बीच में। बी पार्ट में बेटा देखिए क्या कहा गया है। बी पार्ट में उसने कहा है अगर कुल चॉकलेट जो थी, जो चॉकलेट बटी थी वो क्या थी हमारी 145 है। मींस अब उसने कंडीशन दे दी है कि जो आपकी कुल चॉकलेट थी, कुल चॉकलेट मतलब आपका जो वाई था उसकी वैल्यू आपको पता है एक तरह से। तो जो वाई की वैल्यू है वो क्या है आपकी 145। तो 145 चॉकलेट्स अगर है तो आपको बच्चों की संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, और बच्चे क्या है मेरे, बच्चे मेरे क्या है x है। इस एक तरह से आपको y की वैल्यू दी है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है जो आप सीख चुके हैं। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि x का मान ये है, y का बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो हमारा समीकरण लिखते हैं पहले। क्या था हमारा समीकरण 5x प्लस 20 वाला लिख रही हूं मैं। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा y मुझे क्या रखना है बेटा 145, क्योंकि कुल चॉकलेट हमें 145 दी है। तो जब मैं y की वैल्यू रखूंगी तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 5x जमा में 20 बराबर में 145। ठीक है, अब x के लिए सॉल्व करेंगे हम। तो पहले कौन जाएगा 20 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 145। ठीक है, अब मुझे x निकालना है तो x बराबर में 100 -20 रह गया था बेटा -5x। तो 145 में से जब 20 जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका 125। कितना रह जाएगा 125। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस 5 को भी यहां ले जाना है। तो यहां जब हम इसे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये x बराबर में 125 बटे में 5 बटे में आएगा क्योंकि गुणा में है। अब ये कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और 125 को जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 25। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई 25। x क्या आ गया आपका 25। तो आपके जो बच्चों की संख्या थी, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि बच्चों की संख्या कितनी है 25, क्योंकि बच्चों की संख्या हमने क्या मानी थी x, और x का मान आया है 25। तो बच्चों की संख्या बराबर में कितनी आई है हमारी 25। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ओवर हो गया है। आपको होपफुली समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को, जो बच्चे न्यू है इस चैनल पे या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक प्राइवेट पार्किंग एक कार को पार्क करने में शुल्क 20 रुपए पहले घंटे के और अगले प्रत्येक घंटे के 10 रुपए लेती है। कुल पार्किंग शुल्क को रुपए वाई और कुल पार्किंग समय को x घंटे लेते हुए एक रैखिक समीकरण बनाइए। इससे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखकर a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही एक समीकरण बनाना है। कंडीशन अलग है थोड़ा सा। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, पहले हम देखते हैं कि एक प्राइवेट पार्किंग एक कार को पार्क करने में शुल्क 20 रुपए पहले घंटे की। तो मीन्स अगर आप पार्किंग कर रहे हैं उस कार की तो पहले घंटे आपको 20 रुपए देने हैं और अगले प्रत्येक घंटे में आपको कितने देने हैं 10 रुपए देने हैं। तो कुल पार्किंग शुल्क उसने बोला है कितना रुपए लगा है, उसको वाई रुपए उसे देने पड़े हैं। ठीक है ना, टोटल उसने वाई रुपीज दिए हैं जितने घंटे के लिए भी पार्क की है किसी ने। और कुल पार्किंग समय कितना लिया है x घंटे ले रहे हैं। टोटल कितने टाइम के लिए रखा है उसने x घंटे के लिए।
तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो बेटा आप इसे पहले समझिए कि जैसे सपोज पहला घंटा है उसके लिए 20 रुपए देने हैं, फिर जो दूसरा घंटा होगा उसके लिए 20 नहीं, कितने देने हैं, 10। और जो तीसरा होगा उसके लिए भी कितने देने हैं, 10। चौथा होगा उसके लिए भी कितने देने हैं, 10। तो टोटल 10-10 रुपए आपको हर एक घंटे के देने हैं, लेकिन शुरू वाले घंटे के आपको 20 रुपए देने हैं, पहले घंटे के। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में कि कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें कुल शुल्क जो लगा है वो कितना है, y है, और कुल समय जो है वो मेरा कितना है, x है, और पहले घंटे के 20 रुपए। तो पहले हम ये लिखते हैं पहले घंटे का शुल्क, ठीक है, पहले घंटे का पार्किंग शुल्क। शुल्क मतलब जो किराया होता है, कितने रुपए ले रहा है वो, ₹20, 20 रुपए ले रहा है। फिर अगले घंटों का पार्किंग शुल्क, अगले घंटों का पार्किंग शुल्क, अगले घंटे का कितने हैं, 10 रुपए, है ना। अगले जितने भी घंटे होंगे उनके 10-10 रुपए लगेंगे। फिर हमें दिया हुआ है समय जो लग रहा है, ठीक है, कुल समय, कुल समय हमने क्या माना है, x घंटे। बेटा ये सब ना आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। डायरेक्ट आप समीकरण नहीं लिख सकते, आपको पहले सारी चीजें बतानी है कि क्या क्या आप लेकर चल रहे हैं, क्या नंबर्स क्या है, कौन सा चर किसको डिनोट करता है, ये सब। और कुल शुल्क जो लग रहा है मेरा, कुल शुल्क जो है वो मेरा कितना है, ₹y, ठीक है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें लिखना है कि प्रश्न अनुसार हमें जो समीकरण बनाना है उसे कैसे बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि आपका जो पार्किंग शुल्क है बेटा 10 रुपए एक घंटे का है ना, हर एक घंटे 10-10 रुपए है। और आप कितने समय के लिए पार्क कर रहे हैं गाड़ी, x घंटे के लिए। तो अगर 2 घंटे के लिए करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। 3 घंटे के लिए 30 रुपए, तो मीन्स गुणा होता जा रहा है ना। लेकिन ये जो आपको ध्यान रखना है, ये जो x घंटे है ना बेटा, ये टोटल समय है। उस टोटल में से पहला जो घंटा है उसके लिए तो हमने कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपए दिए हैं ना। तो जो पहला घंटा है उसके लिए हमने 20 रुपए दिए हैं, मीन्स इसमें से एक घंटे को मुझे क्या करना है, कम करना है। क्योंकि अगर मैं 10 को x से गुणा कर दूंगी तो ये वाला जो घंटा है ये भी तो इसी में जुड़ जाएगा, जबकि उस घंटे के हमने अलग से पैसे दिए हैं 20। और फिर इस x में से वो एक घंटा हटाने के बाद जितने भी घंटे बच रहे हैं उसके लिए हम 10-10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इससे, हमें घंटों के हिसाब से हमें निकालना है कि हमारा कितना जो शुल्क है वो आया, तो आप 10 को x से गुणा नहीं करेंगे, किससे गुणा करेंगे, x-1 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार जब हम इसके लिए वो समीकरण बनाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, तो पहले वाले घंटे के लिए आपको 20 रुपए तो देने ही देने हैं, है ना। तो ये 20 हो गए, ये तो आपको देने ही देने हैं, जमा जो अगले घंटों के 10-10 रुपए देने हैं उसका क्या हिसाब होगा, टोटल घंटे कितने लगे हैं, x, जिसमें से एक घंटा तो यहाँ आ गया, हमने 20 रुपए दिए, तो x में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो मतलब हमारा टाइम है x-1, और इस x-1 घंटे के लिए हमने कितने रुपए दिए हर घंटे के, 10। तो x-1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, x-1 गुणा में 10। तो ये आ गया हमारा पूरा शुल्क जो हमने पार्किंग के लिए दिया है, 20 रुपए पहले के घंटे के लिए, और जो बचे हुए घंटे हैं उसके लिए 10-10 रुपए, और उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़कर मुझे मिलेगा पूरा कुल शुल्क कितना मुझे पे करना है। और जो कुल शुल्क है वो मेरा वैसे ही क्या है, y। तो मीन्स इसके बराबर में मैं क्या रखूंगी, जो मेरा कुल शुल्क है वो क्या है, मेरा y, ठीक है। तो ये अब हमारा समीकरण बन गया है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, ठीक है ना, जितना सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो किया था वो उसमें सॉल्व करने की कंडीशन ही नहीं थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ये बन गया 20 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 10 जो बाहर है, ये 10 x से भी गुणा होगा बेटा, और ये 1 से भी गुणा होगा। तो गुणा होने के बाद ये बन जाएगा आपका 10x और माइनस में 10 और बराबर में y।
तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर ये एक संख्या है अकेली अचर, और ये भी एक अचर अकेला है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो 20 है आपका ये प्लस है, और जो 10 है वो माइनस है, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी इस बार, 10x रह गया मेरे पास, 10x तो ऐसे ही रहेगा, उसके साथ कुछ जुड़ेगा नहीं घटेगा नहीं, 20 और -10 बन गए आपके +10 बराबर में y। तो ये आपका समीकरण आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है समीकरण को किस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब सारे के सारे टर्म्स जो है आपके, जो चर वाले संख्याएं हैं, चाहे वो x है चाहे वो y है, वो सब आपको लेफ्ट में रखने हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इसे, तो 10x तो यही लेफ्ट में ही है, ठीक है ना, y जो यहाँ है वो भी इधर आ जाएगा, तो क्या लिखूंगी -y, और +10 दूसरा तो यहीं का यहीं रहेगा, और बराबर में 0। तो ये आपका समीकरण आ गया जो कंडीशन के हिसाब से है, ठीक है ना। अगर ये ना बोला होता कि इस तरह से लिखो, तो ये वाला समीकरण भी हमारा करेक्ट होता, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस तरह से लिखना है, तो इसलिए हमने उसे चेंज करके इस तरह लिखा है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है ए बी और सी का मान बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आपको पता है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो जो x के साथ है वो a का, x के साथ जो अचर होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, y के साथ जो अचर होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो अकेला अचर है वो c की वैल्यू है। तो जब हम इसको तुलना करेंगे उससे, तो हमें क्या मिलेगा, जो a है मेरा वो किसके बराबर है बेटा, ध्यान से देखो, x के साथ कौन है 10, तो a मेरा है 10। फिर b कौन है, जो y के साथ है। अब y के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है वहां, अगर कोई संख्या नहीं है दैट मीन्स वहां पर क्या है 1 है, और कैसा 1 है, वो भी -1 साइन के साथ लिखना है। और जो c है बेटा मेरा, c जो होगा वो अकेला अचर जो है वो है, और जो अकेला अचर है वो क्या है मेरा यहाँ पर 10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर 10। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि रेखा 5bx माइनस 3ay इक्वल्स टू 30 बिंदुओं -1 0 और 0 -3 से गुजरती हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में है बेटा हमारे पास एक समीकरण, ठीक है, ये हमारा समीकरण है 5bx माइनस 3ay इक्वल्स टू 30, ये हमारा समीकरण है, और ये हमारे पास दो बिंदु है, ठीक है, ये दोनों बिंदु इसके क्या है, हल है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों इस वाले समीकरण के हल है। तो इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके हमें ये बताना है कि जो मेरा समीकरण है उसमें x के साथ भी एक और चर लगा हुआ है b, और y के साथ भी एक और चर लगा हुआ है a, कि उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दो अननोन वैल्यूज है, अननोन मतलब जो आपको नहीं पता, b और a, वो आपको फाइंड आउट करनी है इनकी मदद लेके, जो बिंदु है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम इसके समीकरण को लिखेंगे 5bx माइनस 3ay इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, जब ये इसका समीकरण है, ठीक है ना, a ये वाली लाइन जो है, ये बिंदु जो है ये इसका समीकरण का हल है, तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर x रखूंगी और जब मैं यहाँ पर y वाली वैल्यू पुट करूंगी, तो वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन को, है ना, जो मेरा लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो दोनों सेम आने चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा इसमें, तो क्या लिखेंगे पहले, -1 0 समीकरण का हल है ना, हमें दिया हुआ है, हमें चेक नहीं करना, ये हमें दिया हुआ है समीकरण का हल है, और अगर ये हल है तो x को बराबर रखूंगी मैं -1 के, और y को बराबर रखूंगी किसके, 0 के। तो जब मैं x को -1 डालूंगी और y को 0 डालूंगी अपने समीकरण में, इस वाले समीकरण में बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, किस तरह से हम उसे लिखेंगे, 5 b के प्लेस पे b, x के प्लेस में गुणा का -1, फिर -3 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, गुणा में y के प्लेस पे 0 बराबर में 30। तो देखिए दो पद है, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं और ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं,
सारे आपस में गुणा नहीं हो रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई गुणा का चिन्ह नहीं है ना, यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ बीच में कोई गुणा नहीं हो रहा है, तो ये पद अलग है और ये पद अलग है। तो 5b को जब -1 से गुणा किया तो आ गया हमारा -5b, और -3 को 0 से करेंगे तो किसी को भी 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो -0 बराबर में 30। तो 5b में से 0 गया तो -5b ही रह जाएगा, बराबर में 30। b इज इक्वल्स टू 30 -5 आ जाएगा आपका बटे में, कैंसिल हो जाएगा ये 5 से, 5 एकम 5 और 5 छक 30। तो जो b की वैल्यू है वो आ गई मेरी -6, क्योंकि ये जो नीचे हर में नेगेटिव है ना बेटा, इसे भूलना नहीं है, इसे ऊपर ले जाना है। अगर दोनों में होता तो कट जाते, लेकिन ऊपर अंश में है ही नहीं, तो ये वाला हर वाला अंश में चला जाएगा और आंसर बन जाएगा मेरा b की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, तो जो पहला हल था बेटा उससे हमारे b की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पर। अब हम दूसरे हल को यूज करते हैं, तो क्या पता हमारे a की वैल्यू आ जाए उससे, है ना। तो यहाँ पर करते हैं हम, इस साइड लिख रही हूं मैं दूसरा था मेरा बिंदु 0 और -3। तो 0 और -3 बेटा मैंने ये इस साइड लिखा है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में या कॉपी में जहां भी आप करते हैं यहाँ नहीं सॉल्व करना, नीचे नीचे करना है एक एक करके, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन हमेशा नीचे नीचे सॉल्व होता है ना ऐसे। तो आप साइड में मत कीजिए, मेरे पास तो स्पेस की प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ रहा है। तो 0 -3 समीकरण का हल, समीकरण का हल है, ठीक है। तो अगर ये इस समीकरण का हल है तो x के प्लेस में मुझे डालना है 0 और y के प्लेस पे डालना है मुझे -3। तो अब एक एक करके समीकरण में x और y की वैल्यू डालेंगे। तो पहला था 5b, गुणा में होगा वो क्या 0 इस बार, फिर -3a गुणा में -3 और बराबर में 30। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे 5b जब 0 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और -3a जब -3 से गुणा होगा तो 3 3 9, और वो भी किसका +9a, ठीक है ना, किसका आएगा प्लस का आएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे आपके यहाँ पर प्लस, ये माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस। तो अब ये हो गया 9a बराबर में 30, तो यहाँ रह गया 9a बराबर में 30। तो a इज इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे 30 बटे में 9, भाग में आ जाएगा 9 क्योंकि गुणा में है उससे, जब कैंसिल करोगे तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 धाम 30, है ना। तो ये हो गया हमारा 10/3। अब 10 और 3 तो एक साथ आएंगे नहीं किसी के पहाड़े में, तो आप चाहे तो इसे इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल में भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसीलिए इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, a बराबर में 10/3, ये इसका वैल्यू है। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई है जो हमें कहा गया था, a और b, ये हमारी a की वैल्यू है और ये हमारी b की वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई बिंदु दिए हैं और कहा गया है ये समीकरण का हल है, तो बस आपको बस वैल्यू पुट करनी है और वहां से अननोन वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और अगर आपसे कहा गया है कि चेक कीजिए ये इसका हल है या नहीं, तो बस वैल्यू पुट करनी है और देखना है लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा, समीकरण 2x + y = 4 के वे हल ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु को दर्शाते हैं जो a पार्ट x अक्ष पर स्थित है, b y अक्ष पर स्थित है, c x अक्ष से धनात्मक दिशा में 3 इकाई की लंबवत दूरी पर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का अपने, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण है बेटा, ठीक है, जिसके लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और पहला जो ए पार्ट है उसमें हमें देखना है कि एक्स अक्ष पर जब स्थित होगा तो उस बिंदु का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण हमारा 2x + y बराबर में 4। अब ए पार्ट करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए ए पार्ट में उसने कहा है एक्स अक्ष पर स्थित है। तो बेटा जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था, यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा,
इस तरह से आपका ये ग्राफ होता है। ये आपके एक्स अक्ष है और ये आपके वाई अक्ष है। तो जब भी कोई भी बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होगा उस केस में वाई हमेशा क्या रहेगा? 0। इसका मतलब एक्स अक्ष पर जब भी वो स्थित है तो वाई को क्या रखना है मुझे? 0। तो वाई की वैल्यू क्या है? फिक्स है 0। और वाई की वैल्यू फिक्स करके 0 हम किसका मान निकाल लेंगे? एक्स का, और हमारा बिंदु आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या डालना है? पहले वाले पार्ट में हमें पहले पार्ट में लिखना है जो y है बेटा वो मेरा क्या है? 0। तो y बराबर में क्या डालना है? 0। तो जब y बराबर में 0 डालेंगे आप अपने समीकरण में तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर में 4। तो 2x इज इक्वल्स टू 4। तो x बराबर में 4/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x आ गया बेटा आपका 2। x कितना आ गया? 2। तो जो इसका आंसर है, जो बिंदु है, हमें हमें बिंदु लिखना है, हमें वैल्यू नहीं लिखनी है। हमें क्या लिखना है? बिंदु लिखना है। वो बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर जो स्थित है, x x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वो कौन सा है बेटा? मेरा x की वैल्यू है मेरी उसमें 2 और y की वैल्यू है उसमें 0। ठीक है, तो ये मेरा ए पार्ट हो गया जो एक्स अक्ष पर स्थित था बिंदु, उसे निकालने के लिए। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में उसने कहा है जो वाई अक्ष पर स्थित होगा उस बिंदु का निकालना है। तो वाई अक्ष ये है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया इससे पहले वाले का। जब एक्स पर स्थित था तो वाई को 0 लिया था। अब वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स को 0 लेंगे। तो वाई अक्ष के ऊपर एक्स हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। तो मैं इस वाले केस में बी वाले में क्या लिखूंगी कि x मेरा हमेशा क्या रहेगा? 0। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया बेटा 2 गुणा में 0 प्लस y बराबर में 4। तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस y बराबर में 4। तो y का जो मान है वो कितना आ गया मेरा? यहाँ पर 4। तो अब मुझे क्या लिखना है? मुझे तो बिंदु लिखने हैं। तो मुझे y अक्ष का पर जो बिंदु है उसे लिखना है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु जो होगा मेरा, स्थित बिंदु जो है वो मेरा क्या है? अब y अक्ष पे है तो मैंने 0 को, x को क्या माना था? 0। और जो y निकला है वो कितना निकला है? 4। तो मेरा बिंदु क्या हो गया? वो 0,4। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट भी हो गया इसका। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट, अब हमें ऐसा बिंदु ढूंढना है जो बेटा x अक्ष से धनात्मक दिशा में 3 इकाई की लंबवत दूरी में है। तो अब ये पता होना चाहिए 3 इकाई तो वैल्यू हो गई, लेकिन ये वैल्यू है किसकी? धनात्मक का मतलब हो गया प्लस की है ना? -3 तो है नहीं, +3 है ये। लेकिन ये x की वैल्यू है या ये y की वैल्यू है? ठीक है, ये x अक्ष से है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा ये x की वैल्यू है, ऐसे मत समझ लेना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कहा गया है? ये मेरा x अक्ष है ना, यहाँ पर ये रहा। इससे धनात्मक दिशा में 3 इकाई की लंबवत, मीन्स इससे दूर है। तो दूर तो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। नीचे तो माइनस की होगी ऋणात्मक, ऊपर किसकी होगी? धनात्मक। इसका मतलब आपका बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर 3 पर है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो तो y की होती है हमेशा, तो है ना? तो ध्यान रखना है, अगर दूरी आपको x अक्ष से दी हुई है इसका मतलब वो आपको y बिंदु दिया हुआ है, या y निर्देशांक जिसे आप कहते हैं। तो ये जो 3 वैल्यू दी हुई है ये हमारी किसकी है? x की नहीं है, किसकी है? y की। तो ये मेरा हो गया y बराबर 3 रखना है मुझे एक तरह से अपने समीकरण में, और उससे फिर x का मान निकालना है और बिंदु निकालना है। तो अब जब हम y को 3 रखेंगे तो समीकरण बनेगा मेरा 2x जमा में 3 और बराबर में 4। तो 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 करेंगे तो 2x बराबर में हो गया 1 और x बराबर में आ गया 1/2। तो आप चाहे 1/2 छोड़ दीजिए, चाहे इसे काट सकते हैं तो काट दीजिए, क्योंकि ये 2 है, नीचे नीचे एक सम संख्या है तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है। तो जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा बेटा 0.5। ठीक है ना? तो ये क्या आ गया? 0.5। तो जो आपका बिंदु है, ठीक है ना, जो बिंदु है वो क्या हो गया आपका? 0.5 कॉमा y कितना था? 3।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारा, एक ही ग्राफ पेपर पर समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू -6 और x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 के आलेख खींचिए, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से कि आपके पास बेटा दो समीकरण है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है, और इन दोनों के आलेख बनेंगे, लेकिन आपको सेम ग्राफ के ऊपर बनाना है। बोला ना एक ही ग्राफ पे बनाना है आपको, तो आपको दोनों के आलेख एक ही ग्राफ के ऊपर बनाने हैं। और उसके बाद जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी कहीं ना कहीं मिलेंगी। उस बिंदु को, जो निर्देशांक है, उस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं जहां ये एक दूसरे को मिलेंगी, या जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी आपस में। तो जब यहाँ जहां पर भी ये दो लाइन इस तरह से कटेगी तो उस बिंदु के आपको निर्देशांक भी लिखने होंगे। तो आपको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं ये तो आता ही होगा। तो एक बार हम इसको कर लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका सबसे पहले। तो बेटा पहले हम सिर्फ एक पार्ट को करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको हम बाद में लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं बॉक्स बेटा। बॉक्स बनाने के बाद हम उसमें पार्टीशन डाल के एक्स वाई की वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि हमेशा हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना, फॉर क्लैरिटी, ताकि हमारा आंसर सही आ सके। तो अब पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -6। अब हम क्या करते हैं, अपना एक चर इधर रखते हैं और दूसरे को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चरों के साथ मेरे एक अचर लगा हुआ है, तो हमारे ऊपर है हम किसी को भी उस साइड ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर x को ले जा लेती हूँ, तो मेरा हो गया ये 3y इज इक्वल्स टू -6 -2x, फिर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6 -2x और बटे में 3, ठीक है। तो ये मैंने y को x के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इसका पहला हल निकाल रहे हैं हम। तो x को हम सबसे पहले 0 डाल के देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, -6 -2 गुणा में 0, तो y इज इक्वल्स टू -6 -0 बटे में 3 भी था बेटा, बटे में 3। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू -6 बटे में 3। तो 3 से ये कट गया, तो y का जो मान है वो मेरा कितना आ गया, -2 आ गया, है ना, -2 आ गया। तो मैं वो यहाँ लिख दूंगी। तो हमने देखा क्या कि हमने x 0 डाला तो y मेरा -2 आया है, x 0 तो y आया है मेरा -2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू अब हम डालेंगे इसकी, सेकंड यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब इसका हम सेकंड सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, दूसरा हल। इस बार हम क्या रखेंगे, x बराबर में बेटा, अगर देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे आपकी एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो हमें ऊपर ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से इजीली भाग हो जाए, ठीक है, मतलब जो 3 के पहाड़े में आती हो, क्योंकि अगर 3 के पहाड़े से नहीं जाएगी तो वो कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो वो डेसिमल में चलता रहेगा, और वो अगर चलता रहेगा तो आपको आलेख में वो बिंदु को निरूपित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर सिर्फ कहा गया होता है हल निकालिए, तो हम हल में तो कोई भी बिंदु रख सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आलेख होता है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट में ना आए आंसर, ठीक है, कम से कम आए। अगर कई बार हो जाता है क्वेश्चन की आ ही नहीं सकता, पॉइंट में ही होगा, वो अलग चीज है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारा पॉइंट में ना आए, ठीक है। परफेक्ट कटेगा नहीं ना, नीचे विषम संख्या है एक 3। तो यहाँ पर अगर आप सोचिए ये -6 है -2 है, अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं, है ना, क्या वैल्यू रख दूं, 3 रख देंगे अगर हम, या -3 रख देते हैं। -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 से जब 2 गुणा होगा -2 तो +6 हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार मैं क्या रख रही हूँ, -3 रख के देख रही हूँ। तो जो मेरा y है, आप 1 रख के भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर गलत आएगा, बस आपके लिए इजी हो जाए पॉइंट को
ग्राफ पे बनाना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से वैल्यू रखिए कि वो इजीली कट जाए नीचे आपके हर से। तो y जो है वो क्या हो गया आपका -6 -2 गुणा में -3 और बटे में 3। तो y बराबर -6 और +6 बटे में 3। तो y बराबर ये हो गया बेटा 0 बटे में 3। तो जिसका आंसर कितना हो गया आपका y बराबर 0। ठीक है ना, इजी हो गया ना ये वाला। तो 0 भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और -3 भी। तो जब हमने रखा -3 तो हमारा आंसर कितना आया बेटा 0। कितना आया है 0। तो 2 हल निकल गए। अब हम इसका तीसरा हल निकालते हैं। तीसरे हल के लिए मैं x को रख रही हूं 3। ठीक है, तो y बराबर में -6 -2 गुणा 3 और बटे में 3। तो y इज इक्वल्स टू -6 2 तिया 6 और वो भी माइनस का अपॉन 3। तो y इज इक्वल्स टू 6 -6 और -6 जुड़ जाएंगे -12 बटे में 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका y का मान आया -4। ये आ गया आपका तीसरा हल। तो हमने इस बार क्या रखा था, x को हमने रखा 3 और y मेरा कितना आया है -4। ठीक है, तो ये हमने हल निकाल लिए है बेटा किसके, अपने पहले समीकरण के। लेकिन अभी भी हमारे पास दूसरा समीकरण भी है। ठीक है ना, दोनों समीकरण के हल निकालने हैं ना हमें, तभी तो हम प्लॉट कर पाएंगे आलेख। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण के हल हम यहीं पे निकाल रहे हैं। उसे मैं ग्रीन पेन से निकाल रही हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए ये सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x। दूसरा समीकरण लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। बॉक्स बनाएंगे उसका, उसमें पार्टीशन डालेंगे। 1 2 3 वैल्यूज निकालनी है हमें उसकी, x और y। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण को अपने लिखेंगे। तो हमारा समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब हम दोनों चर में से एक को उधर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चर बिना अचर के हैं, तो आप किसी को भी उधर ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इजीली। तो अब मैं किसे ले जा रही हूँ, मैं x को ले जा रही हूँ। तो y जो हो गया वो हो गया मेरा -1 -x। ठीक है ना, अब हम एक एक करके क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, y की निकलती चली जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो मैं डाल रही हूँ x को 0 के बराबर। ठीक है, तो जब हम x को 0 के बराबर डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x y। समीकरण तो मेरा y है ना, यहाँ पर डालनी है बेटा वैल्यूज जो आपने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी डाल के सेम ही आएगा, लेकिन ये हमने सिंप्लीफाई इसीलिए किया कि इस तरफ डालते जाए और ये वाला आंसर आता जाए। तो हमारा आंसर होगा y इज इक्वल्स टू -1 -0। तो y इज इक्वल्स टू -1। तो ये मेरा पहला हल आ गया। तो मैंने x डाला था 0 और मेरा हल आया -1। सेकेंड इसका, सेकेंड में मैं इसमें डाल रही हूँ x इक्वल्स टू 1 डालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 डाला तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू -1 और -1। तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका -2। तो ये मेरा आ गया दूसरा हल। तो इस बार मैंने x क्या डाला था 1 और y की वैल्यू क्या आई है मेरी -2। ठीक है, तीसरा हल निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं साइड में। तीसरा हल, इस बार मैं x की वैल्यू डाल रही हूँ, 0 डाल ली मैंने, 1 डाल ली, -1 डाल देते हैं। -1, तो जो मेरा y होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिए वैल्यूज हम हमेशा इसमें डालते हैं जो हमने सिंप्लीफाई किया होता है। ये यहाँ पर भी हमने यहाँ वैल्यूज डाली है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या है मेरा -1, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू -1 ली है तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है बेटा। देखिए ये -1 लिखा है मैंने, ये -1, फिर माइनस था तो माइनस लगाया, फिर x की वैल्यू भी नेगेटिव ली है तो वो मैंने ब्रैकेट में डाली है क्योंकि दो साइन हो गए। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +1, ये तो कट गए, दोनों ही सेम है, एक प्लस है एक माइनस, तो y आ गया मेरा 0। तो ये मेरा हो गया तीसरा हल। जब मैंने x को रखा -1 तो y मेरा कितना आ गया 0। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, अपने जो क्वेश्चन थे उसके दोनों के हल आपको निकालने हैं पहले। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम नेक्स्ट शीट पे या स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कंटिन्यूड क्वेश्चन 10।
तो बेटा हमने क्या किया था, हमने अपने हल निकाल लिए थे, ठीक है ना, समीकरण के। तो हल हमें निकाल लिए थे, अब हमें उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और एक ही ग्राफ पे आपको दोनों समीकरण दिखाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स बना ली है, पहला समीकरण के हल भी लिख लिए है और जो दूसरा समीकरण है उसके हल भी लिख लिए है। यहाँ पर बेटा पॉइंट्स मैंने वही लिखे हैं जो हमने हल में निकाले थे, ठीक है ना, पहले से ही लिख लिए। तो अब सबसे पहले हम ग्राफ में हम पॉइंट आउट कर लेते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये y है और ये y डैश है। बीच में हमारा मूल बिंदु है, ये 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ऐसे ही y वाले 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 और ये -4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा हमारे जो हल है ना, इन्हें यहाँ पर दर्शाना है। और आपको क्या करना है बेटा, सारे के सारे पॉइंट्स जैसे ये वाले और ये नीचे वाले समीकरण के सबके एक साथ नहीं दर्शाने हैं आपको। पहले हम सिर्फ समीकरण, पहला जो समीकरण है उसके पॉइंट लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर हम दूसरे के पॉइंट्स में जाएंगे, दूसरे समीकरण के। तो जो पहला समीकरण है उसके जो हल है हमारे, वो क्या है, पहला हल है उसका 0 और -2। तो जैसे ही आपको 0 दिख रहा है आपको समझ आ गया होगा 0 का मतलब वो अक्ष के ऊपर होगा, और x 0 है इसका मतलब वो y अक्ष के ऊपर देखना है हमें। तो y अक्ष में -2 कहाँ पर है बेटा, हमारा -2 ये रहा y अक्ष में। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा, रेड से मैं मार्क कर लेती हूँ। ये वाला जो बिंदु है बेटा, ये वाला बिंदु हमारा हो गया -0 -2, ठीक है, छोटा सा लिख देंगे 0 -2। नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट हल है वो है बेटा मेरा -3 और 0। तो जैसा आप देख रहे हैं -3 और 0, इसमें भी y 0 है, तो जैसे ही एक भी निर्देशांक दोनों में से 0 हो जाता है तो वो अक्ष के ऊपर आ जाता है। तो y 0 है, इसका मतलब x अक्ष के ऊपर बिंदु है। x अक्ष पे -3 मेरा ये रहा, तो -3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट मार्क करेंगे, सर्कल लगा लेंगे और लिख देंगे -3 और 0। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है बेटा 3 और -4। तो 3 और -4 बेटा आपको पता है x प्लस का दिया है और y माइनस का दिया है। मींस प्लस माइनस वाला जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा होता है हमेशा चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पर। तो ये वाला बिंदु मेरा चतुर्थांश में आएगा, अक्ष के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे x को देखना है 3 जो कि ये है, और y को देखना है -4 जो यहाँ पर है, दिख रहा है ना आपको, ये -4 और ये 3। अब ये बिंदु और ये बिंदु इस अक्ष में कहाँ मिल रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे -4 ये रहा, इस तरह से बढ़ाया बढ़ाया, अब देखिए इसके जस्ट ऊपर 3 आ रहा है ना। तो ये वाला जो बिंदु है जहां पर ये केंद्रित हो रहा है, ये बिंदु हमारा 3 और -4 का है, क्योंकि ऊपर जाने पे हमें x3 मिल जाएगा और साइड में जाने पे y -4 मिल जाएगा। तो इस बिंदु को भी लिख लेते हैं, ये बिंदु हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा 3 और -4। तो अब हमारे तीनों बिंदु पॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, इन्हें जोड़ना है। तो हमें इन्हें हमेशा स्केल की मदद से जोड़ना है, और अगर ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पे आ रहे हैं तभी आपका हल सही है, ठीक है ना। तीनों एक ही रेखा पे आनी चाहिए, सीधी रेखा के ऊपर। तो अब हम इसे स्केल से जोड़ते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि स्ट्रेट लाइन आ जाए, लेकिन आपको स्केल से ही जोड़ना है बेटा, ठीक है। चलिए मैं जोड़ने का ट्राई करती हूँ। तो देख सकते हैं बेटा ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई है इतनी, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपकी जो लाइन बन गई है रेखा, इसके ऊपर आपको ये जो समीकरण है ना बेटा हमारा, इस समीकरण को लिखना है। तो जहां भी आपको इस लाइन के ऊपर थोड़ा स्पेस दिखे वहां पर आप छोटा सा समीकरण जो है आपका लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मुझे स्पेस दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x + 3y = -6, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए ये रेखा कौन से समीकरण की है। तो अब ऐसे हमारा पहला समीकरण का जो आलेख है वो बन चुका है। अब हमें अपने दूसरे समीकरण का आलेख बनाना है। तो दूसरा जो समीकरण है मेरा x + y = -1, उसमें बेटा ध्यान से देखिए, पहला हल है मेरा 0 और -1। तो 0 और -1 का मतलब है
कि ये आपका अक्ष के ऊपर आएगा, और कौन से अक्ष में आएगा? y में, क्योंकि x क्या है? 0। तो इसको देख लेते हैं हम, कहाँ पर आएगा ये? y -1 आ रहा है बेटा आपका यहाँ पर, है ना, ये रहा बिंदु। तो इस बिंदु पे हमारा ये पहला हल है। तो यहाँ इसे मार्क कर लेते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये दूसरे आलेख का है। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है मेरा, ये हमारे दूसरे समीकरण का हल है, जो कितना है? कितना है हमारा बेटा वो? 0 और -1। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हल देखते हैं। जो इसका नेक्स्ट हल है वो है 1 और -2। 1 और -2 का मतलब है x हमारा 1 है और y हमारा -2 है। तो ये आपका हमेशा कहाँ पर आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा, है ना। इससे पहले भी हमने किया था। तो चौथा चतुर्थांश हमारा यहाँ है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है बेटा, और y का -2 यहाँ पर है। तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेंगे आपके। दिख रहा है ना ये बिंदु? क्योंकि इसके इधर जाने पे -2 मिल जाएगा y, और ऊपर जाने पे x 1 मिल जाएगा। तो इस बिंदु को हम केंद्रित कर लेते हैं। इसको केंद्र बना के हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, अब इस बिंदु का नाम लिख देते हैं। ये है हमारा 1 और -2। तीसरा हल देखते हैं। तीसरा हल है हमारा -1 और 0। ये भी अक्ष के ऊपर होगा, और कौन से अक्ष में होगा? x अक्ष में। x अक्ष में -1, वो ये रहा बेटा, ये x अक्ष है, उसके ऊपर -1। y तो 0 है हमारा, क्योंकि। तो क्या लिखेंगे इस बिंदु पे? ये बिंदु बनाया हमने, और यहाँ लिख देंगे हम -1 और 0। ठीक है ना, -1 और 0। अब हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं हमारे अगले समीकरण के भी, दूसरे वाले के। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, मैं जोड़ने का ट्राई करती हूँ, आप भी इसे स्केल से जोड़िएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने इसे जोड़ लिया है। ये ग्रीन लाइन से आपको दिख रहा होगा, ये दूसरे समीकरण का आलेख है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर भी इस समीकरण को लिख देना है। तो जहां आपको स्पेस मिले वहां लिख दीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा आलेख बन गया है दोनों समीकरण का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन भी था बेटा। इसमें हमें ये बताना था कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, या आलेख जिसे हम कहते हैं, कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वाला बिंदु। इस बिंदु पर ये दोनों आलेख आकर मिल रहे हैं। आगे तो कहीं नहीं मिल रहे ना, ये देखिए, यहाँ आगे कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ मिल रहे हैं? ये इस बिंदु पे। तो ये इसका प्रतिच्छेदित बिंदु हो गया, और इस बिंदु के हमें आले निर्देशांक भी लिखने थे। ठीक है ना, तो इसके निर्देशांक भी लिखने थे, वो भी लिख लेते हैं। और इस बिंदु को नाम भी दे देते हैं। इस बिंदु को नाम दे देते हैं P, और यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु जो है हमारा, वो क्या है? P नाम दे दिया है हमने, और उसके निर्देशांक हमने पहले से ही लिख रखे हैं, 3 और -4। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस बिंदु पे यहाँ 3 है x, और इस बिंदु पे यहाँ y -4 है। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी आपने लिख लिए हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी ओवर होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इस तरह के इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो बेटा ओवर होता है। आज की वीडियो में आपने सीखा कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।